साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इसके साथ ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पोर्शन था ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो एक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके जितने भी मेजर प्रोविजंस हैं उसको वन बाय वन चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था इसमें टोटल कितने सेक्शन थे। 321 सेक्शन थे, ठीक है, और शेड्यूल्स कितने थे, तो 10 शेड्यूल थे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइए आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। तो ये एक पहला मेजर प्रोविजन हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कि इसमें आपको इतने नंबर ऑफ सेक्शन और इतने नंबर ऑफ शेड्यूल्स देखने को मिलता है। फिर इस एक्ट के थ्रू एक फेडरेशन बनाने की बात की गई, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई, और ये जो फेडरेशन होगा इसके पार्ट्स कौन कौन से होंगे, तो या इसके पार्ट होंगे प्रोविंसेस, जैसे आज के टाइम में जिसे हम स्टेट्स कहते हैं। प्रिंसली स्टेट, जिसे उस समय की अगर हम बात करें तो जो राजा होते थे, जो इंडियन लोकल महाराजा होते थे वो रूल करते थे, वो वाले जो एरियाज हैं वो भी इस ऑल इंडिया फेडरेशन का पार्ट होगा। फिर एट द सेम टाइम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। अब देखिए, जैसे आज के टाइम में हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, ठीक उसी तरीके से उस समय की अगर हम बात करें तो वहाँ पे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हुआ करते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंगली ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई, और इस फेडरेशन के कौन पार्ट होंगे, प्रोविंसेस होंगे, प्रिंसली स्टेट्स होंगे और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होंगे। फिर इन्होंने डिवीजन ऑफ पावर की बात की कि सेंट्रल स्टेट के बीच में पावर को हम कैसे डिवाइड करें। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, 3 लिस्ट सिस्टम की बात की। तो ये 3 लिस्ट सिस्टम कौन सा था, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो फेडरल लिस्ट है इसमें कितने सब्जेक्ट मैटर रहेंगे, 59। तो ये जो 59 सब्जेक्ट मैटर ऐसे होने वाले हैं जिसपे कानून सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे। फिर ऐसे ही 54 ऐसे सब्जेक्ट मैटर थे जिसपे कानून सिर्फ और सिर्फ स्टेट वाले बनाएंगे, और 36 ऐसे सब्जेक्ट मैटर थे जिसपे फेडरल और प्रोविंशियल की गवर्नमेंट जो थी ये दोनों मिलकर बना सकते थे। तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए आज के टाइम में फेडरल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट मैटर है, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट मैटर हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट मैटर है। फिर यहाँ पे प्रोविजन ये भी बताया गया कि ये जो रेजिड्यूरी पावर है ये किसको दिया जाएगा, ये वाइस रॉय ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। ठीक है, रेजिड्यूरी पावर साथियों क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये लिस्ट सिस्टम है, फेडरल लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, और इसके इतने सब्जेक्ट मैटर है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम कंसीडर करें, जैसे टेररिज्म हो गया, ठीक है, टेररिज्म हो गया। अब टेररिज्म जो है ये ना तो फेडरल लिस्ट में है, ना ही प्रोविंशियल लिस्ट में, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो इस पे कानून कौन बनाएगा, ये तो मेंशन ही नहीं है। तो जो भी कानून बनाएगा वो उसका रेजिड्यूरी पावर होगा। ठीक है, तो इस डिवीजन ऑफ पावर वाला जो प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो प्रोविजन था, इसके अकॉर्डिंगली ये जो रेजिड्यूरी पावर था ये किसको दिया गया, ये वाइस रॉय ऑफ इंडिया को दिया गया। तो साथियों कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताओ कि आज के टाइम में जो करंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके किस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली किसको रेजिड्यूरी पावर दिया गया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो। अभी जिस फेडरेशन की हम बात कर रहे हैं ये कभी आप कह लीजिए कि सफल नहीं हो पाया, ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे इन्होंने इस फेडरेशन को ज्वाइन करने से मना कर दिया। और फिर अगर आप देखेंगे तो इसका प्रोविजन ये भी था कि जो डायरकी है स्टेट लेवल पे इसको भी हम खत्म करें। तो जो हमने पिछला एक्ट पढ़ा था 1919 का, तो आपने देखा था कि स्टेट लेवल पे डायरकी हमने इंट्रोड्यूस की थी। डायरकी क्या होता है, स्टेट सब्जेक्ट जो था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ट्रांसफर और रिजर्व के रूप में। तो इस सिस्टम को खत्म किया गया और डायरकी को फिर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई सेंट्रल लेवल पर, लेकिन ये फेल हो गया। फिर बाईकैमरलिज्म हमने पहले भी पढ़ा था 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंगली पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन कहाँ पे, सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, 2 हाउसेस। ठीक है, तो सेंटर पे तो 2 हाउसेस ऑलरेडी हैं, जैसे आज की भी अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा है। तो इसके अकॉर्डिंगली, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली बाईकैमरलिज्म स्टेट लेवल पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। तो कौन से स्टेट्स की बात की जा रही है, बॉम्बे, बिहार, बंगाल, मद्रास, असम और यूपी की बात की जा रही है। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, इसकी शुरुआत होती है 1909 के एक्ट से, जब मुस्लिम्स के लिए ये प्रोविजन किया जाता है। फिर 1919 का एक्ट अगर आप देखोगे तो मुस्लिम्स के अलावा सिखों को, इंडियन क्रिश्चियंस को, यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियंस को भी इसका बेनिफिट देना चालू किया गया। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इन्होंने बोला कि शेड्यूल कास्ट, वीमेन और लेबर को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो टोटली आप देखोगे कि इंडिया को बिल्कुल डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है इन एक्ट्स के थ्रू। फिर इन्होंने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट को अबॉलिश कर दिया इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, जो कि बनाया गया था 1858 के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली, जिसने किसकी मदद करनी थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। वोटिंग राइट्स की अगर हम बात करें तो 10% जो पॉपुलेशन है इंडिया की उसको वोटिंग राइट्स दे दिए गए। आरबीआई जैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसकी भी बात की गई। फिर एट द सेम टाइम प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब पीसीएस जिसे हम कहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है स्टेट लेवल का, ऐसा भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपने याद रखना है 1919 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंगली हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की।
और फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे फेडरल कोर्ट की भी बात की गई, ठीक है। यही जो फेडरल कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो यही बाद में जाके अपना इंडिया का सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट होता है। तो जब हम फेडरल कोर्ट की बात करते हैं, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि फेडरल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये किस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली देखा जाता है, तो 1935 का एक्ट है। और इसका प्रोविजन क्या कहता है कि एक चीफ जस्टिस होना चाहिए और 6 जजेस होने चाहिए कम से कम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो पहला जो चीफ जस्टिस बना था इस फेडरल कोर्ट का, उसका नेम था मॉरिस गॉयर। तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताइए, जब हम 1773 का हमने एक्ट पढ़ा था तो उसके अकॉर्डिंगली जो पहला चीफ जस्टिस बना था सुप्रीम कोर्ट का, जो कलकत्ता बेस्ड था, ठीक है, उसका पहला चीफ जस्टिस कौन बना था? प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। फिर इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली बर्मा जो है ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट हो गया, और ये वाला तो स्टेटमेंट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और इस एक्ट के प्रोविजंस को देखते हुए नेहरू ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, और नेहरू ने इसे क्या बोला? ऑल ब्रेक्स नो इंजन, ठीक है। ये पेपर में आता है क्वेश्चन कि किस एक्ट के लिए नेहरू ने ये स्टेटमेंट यूज़ किया था, तो ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इसमें ब्रेक्स बहुत है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगाई गई है, और इंडिया को पुश करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे ही अगर हम देखें तो ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है उसको काफ़ी डिटेल्ड वे में डिफाइन किया गया, उसके पावर्स को, उसके फंक्शंस को, सभी चीज़ों को इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे इमरजेंसी से रिलेटेड भी प्रोविजंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।